हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी ने भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम देंगे 2024 में। आपका बोर्ड एग्जाम है 2024 में, आपकी तैयारी जो है शुरू हो गई है। ठीक है, बैच में भी और यहाँ यानी ऐप में भी और यूट्यूब में भी। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत जो है आपका 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपके सामने हम रखेंगे कि ज्योग्राफी की यानी जो तैयारी है, भूगोल की जो तैयारी है वो आपकी कैसी है। इस वीडियो के अंतर्गत इस क्लास से आपको पता चल जाएगा कि हमसे कितना क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, हम कितना क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, हमसे कितना सोल्व हो रहा है, कितना मिस्टेक हो रहा है। इससे आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हम कितना पानी में है, मेरी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो क्लास काफी यूनिक है और क्वेश्चन काफी आपके चुनिंदे क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को कवर करना है, टॉप 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे सही बात है, जो मिस्टेक होगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 2024 की तैयारी के लिए आप लोग कमर बांध लीजिए। ठीक है, पूरा तैयारी के लिए आप लोग लग जाइए, क्योंकि समय कम रहता है अच्छे स्टूडेंट के लिए जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनके लिए हमेशा समय कम रहता है, वो कभी भी समय की बर्बादी करना नहीं चाहेगा। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है। यानी खनिज का जो अन्वेषण किया जाता है, जैसे कि आपका तेल का, पेट्रोलियम का अन्वेषण किया जाता है, कोयले की खदान खोजी खोजी जाती है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका एल्यूमिनियम का खदान खोजा खोजा जाता है, लोहे का खदान खोदा जाता है, यानी उसके अन्वेषण की जाती है। ठीक है, तो अन्वेषण से संबंधित कौन सा संगठन है वो आपको बोलना है। ठीक है, जीएसआई, देखिए जीएसआई का मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं एक तरह से भारतीय भूवैज्ञानिक संगठन, या फिर एक तरह से आपका भारतीय भूवैज्ञानिक एक तरह से संगठन बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं एक तरह से ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका एचसीएल। तो एचसीएल का मतलब होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। एचसीएल क्या होता है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ठीक है, और तीसरा आपका है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी का मतलब होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी जो है आपके तेल और गैस के जो निकाले जाने की, खोदे जाने के, या फिर उनका जो खदान का सर्च यानी अन्वेषण जो करते हैं, वो जो संगठन का नाम है, या फिर वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को जो नाम है वो नाम है ओएनजीसी, जिनका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये जो तीनों संस्था है ना, तीनों संस्था अन्वेषण का काम करती है, हमेशा खोज में लगी रहती है, अन्वेषण में लगी रहती है कि कहाँ कोयले का खदान है, कहाँ पेट्रोलियम का खदान है, कहाँ पेट्रोलियम मिलेगा, कहाँ कोयला मिलेगा, कहाँ लोहा मिलेगा। तो ये सभी जो है आपका क्या है, एक तरह से अन्वेषण से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका फाइनली डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आप पूछा गया, काफी बार बार बोर्ड एग्जाम की तरफ से रिपीट किया जाता है कि नागपुर योजना जो है आपका किससे संबंधित है। नागपुर योजना जो है काफी ज्यादा फेमस था, ये किससे संबंधित है वो आपको पूछा गया। तो नागपुर योजना जो है आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे, सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, इसी के अंतर्गत नागपुर योजना के अंतर्गत बहुत सारे रोड का निर्माण किया गया, बहुत सारे सड़क बनाए गए, तो काफी ज्यादा फेमस था। तो ऑप्शन आपका बी लॉक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा गया है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है। मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, यानी आपका रेलवे सेक्शन जो है टोटल 17 पॉइंट में आपका 17 एरिया में डिवाइडेड है। ठीक है, तो रेलवे डिपार्टमेंट जो बटी हुई है, उनका जो एक तरह से हेडक्वार्टर बटी हुई है, टोटल 17 डिपार्टमेंट में बटी हुई है। तो यहाँ आपको पूछा गया कि मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है। तो ये हाजीपुर में है। हाजीपुर कहाँ है, हाजीपुर वैशाली जिला में आता है। वैशाली जिला कहाँ है, तो बिहार का एक जिला है हाजीपुर। वैशाली जिला यानी कहाँ आते हैं, हाजीपुर वैशाली जिला के अंतर्गत। वैशाली जिला कहाँ का है, कौन सा राज्य, बिहार राज्य का है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर रखिए। चलिए बहुत सारी अच्छी बात है, जो भी मिस्टेक होगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और आपको मैं बता दूं, जो तनु क्लासेस एप्लीकेशन में जो बैच लॉन्च हो चुकी है, अदर बोर्ड वाले के लिए सफलता बैच, अदर बोर्ड वाले के लिए सफलता बैच, और बिहार बोर्ड वाले के लिए संकल्प बैच जो लॉन्च हो चुकी है, तो उनका एक तरह से सीट जो है फुल हो गया। लगभग 500 सीट है, 500 सीट में से 200 लगभग मतलब कुछ सीट बचे हुए हैं। ठीक है, जिस जो सीट लगभग आपका 2-3 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। जैसे ये सीट पूरा हो जाएगा, जिनका जो प्राइस है 1999 है, ये बढ़ सकता है, क्योंकि टीम का तरफ से
बात हो रही है, जो सर लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि इनका प्राइस बढ़ सकता है 2500 से 3000 तक। ये बैच का, ये इन्वॉल्व में होने का, ज्वाइन होने का प्राइस आपको परचेज करना पड़ सकता है एक बैच को कोर्स होगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे बैच को ज्वाइन करेंगे ना, तो आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स से मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स से मिलेंगे। लाइव क्लास होगी, जिस तरह से यहाँ यूट्यूब पर लाइव क्लास होती है, वहाँ अलग लाइव क्लास होगा, अलग लेवल का कंटेंट मिलेगा आपको वहाँ, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, लाइव क्लास होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट से मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, क्विज रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। मतलब सारा दुनिया खुल जाएगा। आर्ट्स का जो दुनिया है ना, आर्ट्स का दुनिया आप लोग देखें, सारा कंटेंट सारा आपके सामने दरवाजा के खुल जाएंगे, आपके सामने सजा हुआ रहेगा कंटेंट की, ये चैप्टर का ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, यानी पूरा आपका जैसे बैच में इन करेंगे पूरा आपके सामने सारा चीज खुल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर है, मात्र ऑफर है, क्योंकि 500 बच्चों के लिए रखा गया, इसका प्राइस आपको बढ़ा दिया जाएगा। और सफलता बैच का जो प्राइस है 1799 है, ये भी बढ़ा करके 2000 के करीब कर दिया जाएगा अदर बोर्ड वाले के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो ऑफर है इसको आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक तैयारी की जाती है, बच्चों तैयारी करते हैं, वहां बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आईटीडीपी क्या है, यानी 2011 2019 से जो मतलब पूछा गया क्वेश्चन है आईटीडीपी। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हिंदी में उसको कहे जाते हैं समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। क्या कहे जाते हैं इसको, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। सिर्फ आपको हिंदी वर्जन पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ लॉक हो जाएंगे। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति है, गद्दी जनजाति, उन लोगों का विकास करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक परियोजना लाई गई, जिसका नाम रखा गया आईटीडीपी प्रोजेक्ट, यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। जैसे ये प्रोग्राम लाया गया तो गद्दी जनजाति की जो महिला जो थी, उनमें साक्षरता दर काफी कम थी, लेकिन जैसे ये परियोजना लाया गया कुछ साल के बाद ही ये महिला में साक्षरता दर बढ़ गई, और उन लोगों का सामाजिक स्तर, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, सारा चीज सुधरने लगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फाइनली बी लोग होगा। अब चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गद्दी जनजाति और भरमौर जनजाति। क्या, भरमौर जनजाति के लिए अगर आपको पूछा जाएगा कि आईटीडीपी किसके लिए लाया गया था, तो भरमौर जनजाति के लिए। कहां, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो चीज आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका कृषि विकास। क्या हो जाएगा, 5 का कृषि विकास, यानी राजस्थान में इस नहर का उद्घाटन जो हुआ था 31 मार्च को हुआ था, 31 मार्च 1958 को हुआ था। कब इस नहर का उद्घाटन हुआ था, 31 मार्च 1958 को किया गया था। लेकिन 1984 को इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, इनका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। 1984 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो ये जो नहर है सतत पोषणीय विकास के लिए, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो आपका कृषि हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये अभी 5वां क्वेश्चन है, इसी तरह से 50 क्वेश्चन होंगे, सभी का आंसर देनी है, ठीक है। जिसका आंसर नहीं हो रहा है, जिसका आंसर आप नहीं दे पाते, कोई दिक्कत नहीं है, उसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पढ़ने के लिए आया ना, सीखना तो यह ही हम लोग को तो सीखना ही है ना। अभी बोर्ड एग्जाम देनी है, अभी पूरा तैयारी करना, तो सीखना ही है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। देखिए अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछी जाए तो वहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है आपका लक्षद्वीप का, ठीक है। लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है। अभी आपको पूछ रहे हैं हम एक क्वेश्चन कि अभी वर्तमान में 2023 में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। पहले 7 थे, जैसे जम्मू कश्मीर का दर्जा हटाया गया और वहां डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है इंप्लाई किया गया, तो वहां वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसकी संख्या बढ़ के 8 हो गई। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। और एक इसमें से आपका चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, लक्षद्वीप, ये चारों क्या है आपका एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश की में कि किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है ना केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर आपको राज्य की बात की जाए, फंस जाएंगे क्या, नहीं फंसेंगे। आप अगर तनु क्लासेस आर्टकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप फंसेंगे कहीं नहीं, हर जगह से अच्छा बेटर मार्क्स के साथ आप लोग प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। यानी सबसे अगर राज्य की बात की जाए तो केरल, किसका, केरल का उच्च, यानी एक तरह से साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, तो ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, ठीक है, तो उनके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। जनसंख्या घनत्व आप समझते हैं ना, यानी जनसंख्या घनत्व आप समझते हैं ना,
यानी जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल बटे जनसंख्या, या फिर कुल, सॉरी मिस्टेक हो रहा, कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ये क्या निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, ठीक है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व 2011 में था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्रफल पर कितने लोग रहते थे एवरेज में 2011 में, 382 लोग, ठीक है। ये एवरेज, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे 1, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चैप्टर 1 के अंतर्गत आपको जनसंख्या घनत्व पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज समझना है आपको। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 में, अभी तो बढ़ गया होगा ना, जनसंख्या तो बढ़ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए लोग हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा जन वृद्धि की अवधि, जन का मतलब होता है लोग, यानी हम लोग क्या है, जन मतलब लोग यानी आदमी, तो जन वृद्धि की अवधि कौन सा थी, ये आपको पूछा गया 8वां नंबर क्वेश्चन में। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 से 2001 के बीच भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है, यानी 4 भाषाई परिवार है, आपको 4 भाषाई परिवार पढ़ाए जाएंगे अगला चैप्टर में, ठीक है। तो आर्यन, चीनी, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, ठीक है। देखिए बैच अगर ज्वाइन कीजिएगा डियर, तो बैच वाले तो सबसे पहले बैच के, क्योंकि उनका एक एडवांस में सारा चीज दिया जाता है उनको, सारा चीज तो वो पहले ही पढ़ के बैठ के रहेंगे, ठीक है। सारा चीज उनको एडवांस में दिया जाता है। चैप्टर का नोट्स जो है उनका अलग लेवल का रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ये सारा चीज रहता है, ठीक है। तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 500 जो है स्टूडेंट के लिए ऑफर है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तनु क्लासेस ऐप को सर्च कीजिए, संकल्प बैच और सफलता बैच जो आपका है उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट ये कर रहे थे कि सर फी जो है बहुत ज्यादा है। डियर आप बताइए, अब अभी का दुनिया में 2-4 हम टीचर रखेंगे पीछे कंटेंट तैयार करने के लिए, 3-4 लोग लगे रहेंगे, तो ये आपका 1 साल का फी ले रहा है, तो कम ले रहा है, बहुत ही कम है। आप जाइए कोई अदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, वहां आपको 4,000 से नीचे कोई भी आर्ट्स के कोर्स नहीं दिखेगा, यानी 4K से नीचे आपको नहीं दिखेगा, कोई भी कोर्स नहीं दिखेगा। ये हम बच्चों के लिए किए हैं, ठीक है। हम और भी कम कर सकते थे, लेकिन टीचर से लोग बोले कि सर हम लोग को कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी लोगों को देखना पड़ता है, आप लोगों को भी देखना पड़ता है, हम मेरे पीछे जो काम कर रहे हैं जो सर लोग हैं उनको भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत मिनिमम प्राइस है डियर, ठीक है। और सर लोग की तरफ से प्रेशर आता है कि सर हम इतना ये नहीं हो पाएगा हम लोगों से, तो हम वो कह रहे हैं वो लोग कि सर अगला बैच लॉन्च होगा वो 2500 से 3,000 के बीच ये कोर्स रहेगा, उनका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए डियर आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए, जो किस्मत वाले हैं तो वो ज्वाइन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए पूछा गया तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार प्रमुख है, तो द्रविड़ क्या हो जाएंगे, द्रविड़, यानी ऑप्शन आपका सी लोग होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होनी है, ये आपका 2023 चल रहा है, तो अभी हो रही है बिहार राज्य में, बिहार राज्य में अभी हो रही है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट का हम नहीं कह सकते, लेकिन बिहार गवर्नमेंट में अभी हो रही है, ठीक है। 2021 में होना था, लेकिन एनआरसी और मतलब जो लाया गया, यानी जो आपका जो संविधान में संशोधन करके जो जनगणना का जो रूल है, जो मतलब राष्ट्रीय एक तरह से मतलब नागरिकता देने और लेने का जो रूल है उनको चेंज कर दिया गया, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे हंगामा हुए, जो वो टाल दिया गया। अभी हो रही है 2023 में बिहार में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एक्सपायर हो गया, उसका आंसर नहीं देना, ठीक है। पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो ये हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है बाबू, तो जल संरक्षण से, बिल्कुल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल संरक्षण से, ऑप्शन आपका बी लोक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, अब देखिए चारों महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता क्या है, आपका 4 महानगर है, जो चारों महानगर को जोड़ने का कार्य करेगा आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सड़क योजना है, सड़क का परियोजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये जोड़ने का कार्य करेगा चारों शहर को, चारों शहर नहीं है ये नगर है, जैसे जोड़ेगा ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जब बन जाएगा ना, तो ये चारों शहर के बीच की दूरी घट जाएगी और लोगों को आने जाने में कम समय लगेगा। इस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चारों महानगर को जोड़ने वाले चतुर्भुज, यानी इस मार्ग का नाम बताए तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ लेकिन क्वेश्चन आपका दूसरा है, कह रहा है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे ज्यादा अगर रोजगार प्रदान करता है तो सेक्टर, सेवा सेक्टर, क्योंकि सेवा सेक्टर आपका तीसरा सेक्टर यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका व्यापार आता है, विनिमय आता है, ठीक है, सेवा आता है, ये सारा चीज हो जाएगा। सेवा के अंदर आपका डॉक्टरी क्या है, सेवा है, ठीक है, एडवोकेट क्या है, सेवा है, टीचर क्या है, सेवा है, वो लोग क्या करते हैं, सर्विसेज में अप्लाइड है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी लोग हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम रखे हैं, सतत पोषण विकास के दृष्टिकोण से क्या है, सतत पोषण विकास का दृष्टिकोण क्या है, वो आपको पूछा गया। सतत पोषण विकास का समझते हैं ना, सतत पोषण विकास ऐसा विकास जिसमें समाज को अच्छी तरह से विकास के रास्ते पर ले जाया जाता है, समाज के सभी व्यक्तियों को
ध्यान में रखा जाता है और सभी लोगों का विकास किया जाता है, भावी पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। यानी संसाधन का हम लोग पढ़ते प्रयोग किया जाता है सतत पोषण विकास में, इस रूप से कि आने वाले जो पीढ़ी है उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सतत पोषण विकास। और इनका दृष्टिकोण, इनका हमेशा नजरिया रहा है कि पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, शुद्ध रहे, उसमें प्रदूषण ना फैले और आर्थिक विकास हो, ये दोनों उनका दृष्टिकोण रहा है। तो ऑप्शन आपका सी लोग होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। पारादीप बंदरगाह की बात की जा रही है, तो ये जो है ये आपके किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये आपका उड़ीसा राज्य, बंगाल के जस्ट नीचे। जब आप मैप देखेंगे, मेरे पीछे जस्ट मैप लगा हुआ है, ठीक है, मैप लगा हुआ, जब आप बंगाल के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपका उड़ीसा राज्य है, जो पारादीप बंदरगाह है वही उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी लॉक हो जाएगा, है ना। अब चलिए, उड़ीसा जो है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह, ये कोई बनाया नहीं गया। प्राकृतिक बंदरगाह वैसी बंदरगाह को बोले जाते हैं जो प्रकृति की तरफ से देन है, यानी समुद्र में बनाए जाते हैं, एक तरह से सागर में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि योजना आयोग ने कब देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की थी। योजना आयोग का काम होता है कि देश में जो भी सेक्टर, मतलब कहाँ विकास हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, उसको आंकना, देश में कहाँ ज्यादा विकास की कमी है, कहाँ विकास रफ्तार नहीं पकड़ रहा है, तो ये सारा योजना आयोग का काम होता है। ठीक है, तो 67 जिलों की जो उन्होंने पहचान की थी, किसके रूप में, सूखा संभावित जिलों के रूप में। तो ये काम किया था उन्होंने 1967 में। कब किया था, 1967 में। तो ऑप्शन आपका बी लोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा कि इंदिरा गांधी नहर को किससे पहले किस नाम से जाना जाता था। मैंने आपको जस्ट बताया कि इंदिरा गांधी नहर का जो उद्घाटन हुआ था 1958 में हुआ था। 1958 में इसका नाम था, मतलब इसका नाम था 1958 में, क्या नाम था इसका, राजस्थान नहर। क्या नाम था, राजस्थान नहर था। लेकिन बाद में 1984 में इनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, तो राजस्थान नहर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा फाइनली। चलिए क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से कौन जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो हरियाली, नीरू अरवरी, जल संचयन। तो ये जो है जल संभरण का मतलब होता है जल को एक तरह से संचयित करना, वर्षा जल को स्टोर करना, यानी उसको एक तरह से मतलब एक जगह इकट्ठा करना और प्रयोग करना, वो क्या कहलाता है, जल संभरण प्रबंधन कहलाता है। तो हरियाली, नीरू अरवरी, जल संचयन, ये सभी जो है आपका जल संचरण, जल संभरण पर एक तरह से प्रबंधन है। तो ऑप्शन आपका डी लोग होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो वायु अपरदन। शुष्क का मतलब होता है सूखा। सूखा क्षेत्र में क्या, मिट्टी यानी बालू रहता है, तो बालू सूखा क्षेत्र में काफी ज्यादा हल्का होता है, वो उड़ के चले जाता है। और अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटना, और वायु के कारण मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह उड़ के अगर जा रहा है तो वो मिट्टी कट रहा है ना, तो उसको कहते हैं वायु अपर्दन। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का क्या कारण होता है, वायु अपर्दन के कारण शुष्क क्षेत्र में मिट्टी जो होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, खिसक करके, वायु से उड़ करके। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया, मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। बिल्कुल आप लोग जानते हैं, हाजीपुर यानी वैशाली जिले में, बिहार राज्य के एक जिला है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी लॉक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की बात की जा रही है, राजमार्ग की बात नहीं की जा रही है, जलमार्ग की। ठीक है, तो ये जो करेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका इलाहाबाद, गंगा यानी हल्दिया इलाहाबाद। ठीक है, गंगा हल्दिया इलाहाबाद, ऑप्शन आपका बी लॉक होगा 21 का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। ठीक है, आपको पता है कि पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ था वो 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी लॉक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आप लोग कैसे तैयारी करते हैं। ठीक है, आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, बताइएगा कमेंट में, ताकि हमको भी पता चल जाए तैयारी कैसी है आप लोगों की। ठीक है, चलिए भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या जो टोटल 12 है, 12 प्रमुख पत्तन है जिनका कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, यानी जिनका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल में कर रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनका देखरेख करती है और अपना प्रयोग में लाती है। ठीक है, ताकि देश का विकास हो सके। तो ऑप्शन आपका बी लॉक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम सिंपल रखे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो वायु परिवहन की भारत में जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1911 में। कब, 1911 में, ऑप्शन आपका बी लॉक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, किस वर्ष भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो पहली रेल मतलब मुंबई से थाने के बीच जो मतलब एक तरह से पहली रेलगाड़ी चली थी पटरी के बीच, तभी रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया, दो देशों के बीच मध्य अगर व्यापार होता है उसको क्या बोलते हैं। दो देशों के बीच अगर वार्तालाप होती है तो अंतरराष्ट्रीय वार्तालाप, दो देशों के बीच अगर विवाद होती है तो अंतरराष्ट्रीय विवाद, दो देशों के बीच अगर व्यापार होती है तो उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार। सिंपल सा है लॉजिक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि इनमें से कौन भू आवेदन पत्र है।
भू आवेदन पत्र इनमें से कौन है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ 27 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन आपका बी लोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है इनमें से कौन पत्तन नदी पर अवस्थित है, तो नदी पर अवस्थित जो पत्तन है वो आपके हो जाएंगे कलकत्ता पत्तन, यानी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा गया कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, मैंने आपको जस्ट बताया मुंबई से थाने के बीच, है ना। मुंबई से या पुणे कर देते बहुत सारे लोग, गलत हो जाएगा, ठीक है। थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी 1853 में, ठीक है। अब चलिए आपको पूछा गया भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। देखिए डियर, ये आपका एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया वो चीज आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 63,221 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पिन कोड 6 से अगर शुरू होगा ना तो पत्र कहां पहुंचेगा, तो डायरेक्ट ये पत्र जो पहुंचेगा केरल में पहुंचेगा, क्योंकि पिन कोड 6 के अंतर्गत केरल राज्य आते हैं। तो ऑप्शन आपका बी लोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। मैंने आपको कई बार बताया कि नागपुर योजना जो है आपका प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत सड़क का निर्माण किया जाता है। तो ये संबंधित है आपका सड़क निर्माण से, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। यूरेनियम, अब देखिए यूरेनियम है ना, यूरेनियम का नाम सुनकर के एक तरह से आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा तत्व है और इसके बिना कोई भी देश सोच ही नहीं सकता वो परमाणु हथियार बनाए, ठीक है। यानी परमाणु वेपन्स, यानी जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं इनके बिना बन ही नहीं सकता, इसलिए यूरेनियम पर बैन लगाता है। ईरान जो है यूरेनियम खरीदता है, कहां से सप्लाई करता है, अमेरिका उस पर नजर रखता है और उन पर काफी ज्यादा मतलब कहता है कि तुम यूरेनियम प्रयोग कर रहे हो, एटॉमिक बम बना रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। यूरेनियम जो है बहुत ही कीमती, बहुत ही कीमती पदार्थ होता है जिसके माध्यम से परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, तो धारवाड़ चट्टान में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सी लोग हो जाएंगे। चलिए शाबाश, बहुत अच्छी बात है, तैयारी बहुत अच्छी है, इसी तरह से तैयारी करनी है। अभी बैच को ज्वाइन कर लेना है, प्ले स्टोर में जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और तनु क्लासेस सर्च करके प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस को सर्च करके डाउनलोड कर लेना है, बैच को ज्वाइन कर लेना है। संकल्प बैच बिहार बोर्ड वाले, सफलता बैच यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, अदर बोर्ड वाले, ठीक है। अब चलिए पूछा गया है कि इन तेल शोधन कारखानों में कौन उत्तर भारत में नहीं है, तो यहाँ बरौनी, मथुरा या फिर पानीपत या फिर चेन्नई। चेन्नई आपका दक्षिणी में आता है, दक्षिण भारत में आते हैं। बरौनी आपका बिहार में आता है, चेन्नई आपका दक्षिण भारत में आता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा। चैप्टर 5 आपका पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी का, प्राथमिक क्रियाकलाप चैप्टर 5 का नाम है, ये आप याद रखेंगे, सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 1 यानी ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया एसेन कहाँ है, तो एसेन जो है ये आपके किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, जर्मनी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो तारापुर जो है ये आपके किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है, तो यहाँ करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का, लव एस का पाया जाता है। क्या लव एस का पाया जाता है, ऑप्शन आपका बी लोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, तो यहाँ खनन नगर कौन नहीं होगा, पटना में कोई खनन कार्य नहीं होता। क्षेत्रीय धनबाद और कोडरमा ये सब जो है लगभग ये जो आते हैं आपका झारखंड के अंतर्गत आते हैं, जहां खनन कार्य बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन पटना में बाबू कोई खनन कार्य नहीं होता, जो खनन नगर नहीं कहलाएगा। ऑप्शन आपका डी लोग होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक नहीं माना जाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही भोजन बनाते हैं और फिर हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। सोचिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो क्या हम लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। इसलिए जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को कभी प्रदूषक नहीं माना गया है। ऑप्शन आपका सी लोग होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया कि किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। मैंने आप लोगों को कई प्रकार का प्रदूषण पढ़े हैं, आप लोग 10 के 8 क्लास में, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। लेकिन सवाल यह है कि सबसे ज्यादा बीमारी जो फैलती है वो कौन सा प्रदूषण के कारण फैलती है, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपका जल प्रदूषण, है ना। जल प्रदूषण के कारण बहुत सारे रोग फैलते हैं, बहुत सारे लोग जल, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जल जो है ना उबाल करके पीनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन आगे पीछे हुआ, ए के बाद सी दे दिया गया, ठीक है। वो ए सी रहने दीजिए जहां जैसा है, लेकिन आपको ये देखना है जल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में आते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। कभी कभी मुंबई में आपको, मुंबई की जगह कभी आपको एशिया देगा, क्वेश्चन तो सेम रहता है, घुमाता है बोर्ड वाला, ठीक है। कभी एशिया देगा, कभी आपको भारत देगा, ठीक है, कभी आपको महाराष्ट्र देगा और कभी आपको मुंबई देगा। ये चार के अलावा अभी कोई भी जनरेशन नहीं किया है, किसी का भी शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं आया है जो इसके चार के अलावा कोई और ऑप्शन दे, ठीक है। अगर क्वेश्चन यही रहेगा सेम
धारावी मलिन बस्ती किस नगर में है, किस जगह है? तो कभी ऑप्शन में आपको एशिया दे देगा तो एशिया लगाना है, भारत दे देगा तो भारत लगाना है, और भी अंदर घुस जाएगा, महाराष्ट्र दे देगा तो महाराष्ट्र लगाना है, महाराष्ट्र का मुंबई देगा तो मुंबई लगाना है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, बी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया आईटीडीपी जो संबंधित है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, ये आप जानते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है सतत पोषण विकास के लिए इनमें से कौन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा कृषि विकास, यानी ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पहले इनका राजस्थान नहर से नाम से जाना जाता था, 1958 में इसका उद्घाटन हुआ था, 1984 में इसका नाम बदल दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? लक्षद्वीप की, आप लोग जानते हैं, ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा। 2011 में जनघनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की 2011 में। अब फिर नया रिकॉर्ड आएगा तो बुक अपडेट होगा, तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक बुक अपडेट होते होते जो 4 साल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो बैच आएगा फिर उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि जो रही थी 1991 से 2001 के बीच, यानी ऑप्शन आपका डी लॉक होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो 48 का जो राइट हो जाएंगे आपका द्रविड़, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत में आगामी जनगणना जो होनी है वो होनी थी 2021 में, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत सारे रूल्स में चेंजिंग किए गए, उसका विरोध हुआ, उसके बाद कोरोना वगैरह आ गया। ठीक है, तो नहीं हो पाया, ये 2023 में अभी बिहार में हो रही है, क्वेश्चन एक्सपायर है वो तो। ठीक है, अब देखिए पूछा गया केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो 50 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपका जल संरक्षण से, ऑप्शन आपका बी लॉक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया। 50 क्वेश्चन काफी यूनिक थे, मैं जानता हूं अगर आप लोग तैयारी करते होंगे ना तो कम से कम 30 क्वेश्चन का आंसर आपका राइट होना चाहिए। अगर आप लोग तैयारी रियली में करते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट होना चाहिए। ठीक है, अगर 30 से कम है तो थोड़ा सा और विषय चिंता गहरा करने का विषय है। ठीक है, आप लोग सोचिएगा थोड़ा सा, इतना कम नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका यही कम आ रहा तो बोर्ड एग्जाम में कितना होगा? ठीक है, अगर आपका यही टेस्ट में अगर कम आ रहा तो बोर्ड एग्जाम में और कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी करनी है। फिर मैं बता देता हूँ, प्ले स्टोर में जाइए, तनु क्लासेस सर्च कीजिए। ठीक है, तनु क्लासेस सर्च करने के बाद जो ऐप है डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां जो आपका बैच है सफलता बैच अदर बोर्ड वाले के लिए, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, अदर बोर्ड के लिए, और संकल्प